गुड इवनिंग गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वैशाली मित्तल। सो गाइज़, हम अपनी जून की मैगज़ीन कर रहे थे, मंथली मैगज़ीन। इसमें हमने पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस किए हैं। इकोनॉमी के भी हमने पहले 5 टॉपिक्स कर लिए। तो चलिए आज 6 टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक ने अभी रिलीज़ की है न्यू परचेजिंग पावर पैरिटी रिपोर्ट, जो कि रेफरेंस है 2017 का। इसका जो प्रोग्राम है, अंडर इस प्रोग्राम इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक ने अपने इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के अंडर न्यू PPP दैट इज़ द परचेजिंग पावर पैरिटी को क्या किया, रिलीज़ किया है। किसके रेफरेंस ये 2017 को लेके। अब जो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है, इसका क्या होता है, मतलब ये इसके बारे में क्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये वर्ल्ड वाइड डाटा कलेक्शन इनिशिएटिव होता है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है अंडर UN स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम का, ये क्या करता है, जो वर्ल्ड की GDP है और उनका जो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स हैं उनको मेज़र करता है बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। सीखा, इस परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, मैं आपको बता देती हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2500 रुपये हैं, ठीक है, और वो USA के $50 हैं, ठीक है, तो अगर मेरे पास अभी 2500 रुपये हैं, लेकिन मुझे अब USA के डॉलर दे दी जाए, तो मेरे पास कितनी सक्षम है कि मैं क्या कर सकूँ, उसमें सर्वाइव कर सकूँ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। आप देख लो, परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री वुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री टू बाय सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में कि उसी कंट्री में कितनी सक्षम हूँ। एग्जाम्पल, अगर कुछ पेयर ऑफ शूज़ हैं वो 2500 है इंडिया में, ठीक है, और अगर वो $50 है USA में। अगर हमने सोचा है कि एक्सचेंज रेट क्या है, जो $1 है वो $50 के इक्वल है, तो ठीक है, तो यही होता है। जो परचेजिंग पावर पॉवर्टी है वो मेनली लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या मेज़र करता है कि हाँ किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मेज़र करता है अक्रॉस द कंट्रीज़। ये वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है ताकि हम ग्लोबल पॉवर्टी को मेज़र कर सकें। ये रेलेवेंट है कि हम नॉन जो गुड्स और सर्विसेज को हमने ट्रेड नहीं किए हैं, उन ट्रेडेड को क्या करता है, एस्टिमेट करता है, ठीक है। जो PPP एक्सचेंज रेट है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट एक्सचेंज रेट। हाउएवर जो PPP रेट है उसको मेज़र करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट बेस्ड रेट। मार्केट एक्सचेंज रेट क्या होता है कि देखो, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट वो होता है वो एक्सचेंज रेट जब आप एक करेंसी एक्सचेंज करते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, लेकिन वो डिटरमाइन करते हैं सप्लाई और डिमांड फैक्टर उस करेंसी का, ठीक है। जितनी सप्लाई है उस हिसाब से क्या होता है, उसका जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है। लेकिन जो परचेजिंग पावर पॉवर्टी है वो क्या होता है, जो भी चल रहा है उसी के हिसाब से होता है, ठीक है। हाउएवर जो PPP है, मैंने आपको बताई थी, इसको मेज़र करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट बेस्ड राइट। जो ICP है वो ह्यूज स्टैटिस्टिकल अंडरटेकिंग है, न्यू प्राइस कंपैरिजंस हैं। ICP सभी कंट्रीज़ को कवर नहीं करता, विच मीन्स कि कुछ डाटा मिसिंग है कुछ कंट्रीज़ का, जिसको अभी तक एस्टिमेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो बाकी पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो GDP और एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स मेज़र करता है बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर पॉवर्टी। जो इंडिया के कर रहा है, जो ICP के राउंड्स हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है 1970 से। और इंडिया की जो नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ICP में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया क्या है, जो को चेयर है ICP गवर्निंग बोर्ड का अलॉन्ग विद अस्टिया फॉर द ICP 2017 साइकिल। जो नेक्स्ट ICP कंपैरिजन होगा वो 2021 में किया जाएगा, ठीक है। डाटा क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया देख लेते हैं। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर हम PPP के हिसाब से देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इंडिया की जो ग्लोबल GDP है वो 6.7% है इन टर्म ऑफ PPP। और जबकि चाइना नंबर 1 पे, जिसकी 16.4% है, और USA की 16.3% है। जो परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया है वो बड़ी है US डॉलर के हिसाब से। अगर देखा जाए 2011 में 15.55 थी, जो अब है हमारी वो 20.65 है, तो बड़ी है। प्राइस लेवल इंडेक्सेस क्या है, वो भी हमारा क्या है, बड़ा है 2017 में, और 2011 में इतना था। मतलब क्या होता है प्राइस लेवल इंडेक्सेस, क्या देखो मैं आपको बताती हूँ। ये रेशो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी का टू इट्स कोरेस्पॉन्डिंग मार्केट एक्सचेंज रेट। ये बताता है कि कौन सी कंट्री में आपकी कौन सी चीज़ महंगी है। तो मैं इसका मतलब ये है कि 2011 में वही चीज़ हमारे यहाँ सस्ती थी, जो 2017 में हमारी क्या होगी, वही चीज़ महंगी हो गई है। तो यही बताता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर प्राइस लेवल्स ऑफ इकोनॉमीज। ये क्या करता है, प्राइस लेवल कंपेयर करता है। अगर किसी इकोनॉमी का जो प्राइस लेवल इंडेक्स है वो लेस है, इसका मतलब उस आइटम या उसका एक्सपेंडिचर एग्रीगेट क्या वो लेस एक्सपेंसिव है देन दोज इन द अदर इकोनॉमी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ PPP बेस्ड शेयर इन द ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन एंड ग्लोबल ग्रॉस
कैपिटल फॉर्मेशन ये भी हम देखते हैं क्या है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया पैसिफिक में, ऑफकोर्स चाइना क्योंकि फर्स्ट है। तो इसके पास 20.83% रीजनल जीडीपी है। रीजनल जीडीपी मतलब एशिया पैसिफिक की जो रीजनल जीडीपी है उसका 20% किसके पास है, इंडिया के पास है इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी, और जिसमें चाइना फर्स्ट है और इंडोनेशिया थर्ड रैंक पे है। फिर आप देख लेते हैं जो एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन क्या होता है। एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन उस गुड्स और सर्विसेज को बोलते हैं जो एक्चुअली एक हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। इसके अंदर कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली परचेज किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा, या जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट फॉर इंडिविजुअल कंजप्शन। जैसे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन कौन है, हमारी गवर्नमेंट है सबसे बड़ी। वो क्या करती है, हमें हेल्थ या एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, तो यही वाली बात बताइए। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वो होती है जो क्या होता है, जो हम प्रोड्यूस, जैसे कोई प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन ऑफ सच एसेट्स बाय प्रोड्यूसर्स जो उसने अपने यूज़ के लिए माइनस डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो सो गाइस आई होप आपको समझ में आया है। वर्ल्ड बैंक ने सिंपली क्या किया है, अपने इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के अंदर ट्रिपल पी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की क्या करी है, मेज़र करी है। और हमने देखा है जो इंडिया का रैंक थर्ड है, और हमने उसके बाद देखा है कि कैसे जो ट्रिपल पी हमारी कितनी बड़ी है 2011 के मुकाबले, और जो प्राइस लेवल इंडेक्स है वो क्या बढ़ा है वो भी देख लिया। ग्लोबली भी हमने अपनी सिचुएशन देख ली है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। अभी जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये यूएन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने रिलीज़ करी है, जो फोकस करता है कि एफडीआई का क्या ट्रेंड चल रहा है पूरी वर्ल्ड वाइड, या किसी रीजनल, किसी मतलब कि एशिया के रीजन में या पैसिफिक के रीजन में, और कंट्री के अकॉर्डिंग। और ये बता रहा है कि किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किस तरह से क्या क्या मेजर्स ले सकते हो कि इसको इम्प्रूव करो। फाइंडिंग्स क्या है, हमने देखा है कि जो साउथ एशिया में जो एफडीआई है वो इंक्रीज़ हुआ है 10%, और ये देखा है जो सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है 20% इंक्रीज़ हुई है, जो कि लार्जेस्ट साउथ एशियन एफडीआई रेसिपिएंट है, $51 बिलियन हो गई है। इंडिया का जो एफडीआई रेसिपिएंट में जो रैंक था 2018 में 12th पोजीशन था, अब इंडिया का 2019 में रैंक 9th आया है, और ये वर्ल्ड्स की टॉप एफडीआई रेसिपिएंट में से एक कंट्री बन गया है। इंडिया बिगेस्ट एफडीआई होस्ट है सब रीजन में, जिसमें 70% इनवर्ड स्टॉक ये अट्रैक्ट करता है। जो मोस्टली जो इसकी इन्वेस्टमेंट ये अट्रैक्ट करता है वो मेनली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट अट्रैक्ट करता है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सिंगापुर लार्जेस्ट सोर्स है जो इंडिया में एफडीआई इन्वेस्ट करता है, उसके बाद मॉरिशियस, नीदरलैंड, यूएसए, कैमन आइलैंड, जापान और फ्रांस। तो सिंगापुर आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा इंडिया में एफडीआई आता है। जबकि किस कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एफडीआई है, यूएसए में सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद चाइना और उसके बाद सिंगापुर। ठीक है, ग्लोबल एफडीआई देख लेते हैं। ग्लोबल एफडीआई अभी देखा जा रहा है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से देखा जा रहा है 2020 में 40% जो ग्लोबल एफडीआई वो घट रहा है, और मतलब $1.54 ट्रिलियन घट रहा है, क्योंकि ये सप्लाई चेन है वो सारी डिस्टर्ब हो चुके हैं, इकोनॉमिकली स्लो डाउन आ चुके हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि जो 2021 में ये 5 से 10% और कम हो सकता है एफडीआई, ये देखने को मिल रहा है। 2022 की शुरुआत में दोबारा से इन्वेस्टमेंट फ्लो क्या है, थोड़ा सा रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो हमने पहले ये ग्लोबली देख लिया कि क्या क्या है, उसके बाद हमने ये भी देख लिया है कि जो कोविड पेंडेमिक है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, और 2021 में क्या हो सकता है, और 2022 में किस तरह से हमारी जो रिकवरी है वो दोबारा थोड़ी बूस्टअप हो सकती है। थोड़ा यूनाइटेड के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये यूएन जनरल असेंबली की प्रिंसिपल ऑर्गन है जो डील करती है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंटल इश्यूज़ में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। देखो गाइस, इसकी आपको रिपोर्ट्स याद रखनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स के अंदर। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ई कॉमर्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पब्लिश करता है। ठीक है गाइस, चलिए अगली पे चलते हैं। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल सेल। अभी गवर्नमेंट ने प्रूव किया कि हमें एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल सेल्स क्या हैं सेटअप करने चाहिए अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ताकि वो ये मेजर्स ले सकें कि किस तरह हम इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है उसे क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। अब एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज क्या है, पहले इसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इसमें कौन कौन होगा। जो कैबिनेट के सेक्रेटरी होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे, और जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो इसके मेंबर होंगे। कुछ और भी मेंबर्स होंगे इसमें, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होंगे, जैसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन
प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, दैट इज़ द DPIIT से है जो सेक्रेटरी होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के जो सेक्रेटरी होंगे वो भी मेंबर होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरी हैं वो इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं कि सिनर्जिस मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन लाना है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ में, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया में क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नामक बहुत कम चीज़ है, मतलब कहने को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है लेकिन क्या है कि कोऑपरेशन है ही नहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन लाना है वेरियस मिनिस्ट्रीज और वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में। हमें क्या करना है, कुछ ऐसी मतलब कि पॉलिसीज़ अपनानी है जिससे हम क्या कर सकें, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें ग्लोबल इन्वेस्टर में। जैसे सबसे पहला क्या है कि हमारे इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, थोड़ी कम है, क्योंकि क्या है हमारे इधर क्या है कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत है, क्लियरेंसेस नहीं मिल रही। तो हमें क्या करना है, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेटअप करना चाहिए जिससे क्या है जो भी बंदा इन्वेस्ट कर सके तो वो ईजिली क्या कर सके, क्लियरेंस ले सके। फैसिलिटेट, हमें इन्वेस्टमेंट को टारगेट मैनर में फैसिलिटेट करना चाहिए। पॉलिसी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहिए इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में। हमें इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा और प्रोवाइड करना चाहिए कंप्लीशन टारगेट टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल सेल क्या है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल सेल अप्रूव किया है ताकि हम उन प्रोजेक्ट को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। फंडेड प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में जो फंड करते हैं ना प्रोजेक्ट, उनका डेवलपमेंट कर सकें, किसके साथ, कोऑर्डिनेट करके सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेगा जिससे मतलब कि जिस हर अप्रूवल के बाद क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। जैसे अभी क्या, आप कोई प्रोजेक्ट्स अगर इशू होता है आपको क्या करना है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लैंड का अप्रूवल लेना, ठीक है, उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेना। तो इससे क्या होगा, सारी अप्रूवल्स क्या गवर्नमेंट पहले देगी, जो लैंड अवेलेबल एलोकेशन के लिए वो कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब क्या आएगा इन्वेस्टर को ईजिली क्या कर सकेगा, हेल्प कर सकेगा। ये इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन से इश्यूज़ उसको रिजॉल्व करने चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, फाइनलाइज कर सके। जो पब्लिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल सेल है ये क्या करेगा, कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनाएगा, ये कुछ मतलब कि कंसेप्चुलाइज करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा जो भी डिटेल्स हैं उस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, हम देख रहे हैं जो कोविड पेंडेमिक की वजह से हर जगह क्या पड़ रहा है, ठप पड़ा है। तो इससे क्या करना है, हम इंडिया को एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन बना सकते हैं कुछ डोमेस्टिक और FDI ग्लोबल कंपनीज़ के लिए। इससे क्या जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो 2024-25 तक ये अपना सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनानी है, उसको पूरा भी कर सकते हैं। हम अपनी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसे रैम्प अप कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत वीक है, उसमें वो बहुत पीछे है। तो उससे क्या होएगा, हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको रैम्प अप कर सकता है और इंडिया एक अच्छा प्लेयर बन सकता है ग्लोबल वैल्यू चेन में। और जैसे बिग मार्केट्स हैं USA, यूरोपियन यूनियन, चाइना, उनमें एक इसका नाम भी आ सकता है। चलो गाइस, आज एक और टॉपिक देख लेते हैं, कमर्शियल कोल माइनिंग। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, 41 कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन प्रोसेस के लिए क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया कि आप इसकी कमर्शियल माइनिंग कर सकते हो अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कोयल रिजर्व, मतलब कि देख लो कि कोयल का रिजर्व इंडिया के पास कितना, 4th लार्जेस्ट है और 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। चाइना के पास 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है लेकिन फिर भी इंडिया क्या है 2nd लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर, मतलब कि वर्ल्ड का इतना सारा कोयले का भंडार होने के बाद भी इंडिया को क्या करना पड़ता है, कोयले को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब कुछ तो कुछ इसकी टेक्निक में गलती है ना। तो एनर्जी सिक्योरिटी का इंश्योर करने के लिए, कोयल सप्लाई को इंश्योर रखने के लिए और जो हमारी पुअर वर्किंग कंडीशन है उनको एड्रेस करने के लिए जो कोल माइनिंग को 1973 में नेशनलाइज कर दिया गया था बाय कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1973। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को यहाँ पे अलाउ किया था कि वो सिर्फ अपनी जो कैप्टिव यूज़ के लिए क्या कर सकते हैं, कोयल को माइन कर सकते हैं। जैसे सीमेंट, स्टील, पावर या एल्यूमिनियम प्लांट्स के लिए अगर उन्होंने को यूज़ करना है तो ही वो सिर्फ कोयल को माइन कर सकते हैं। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या की थी, जो 204 कोयल या माइंस ब्लॉक्स थी उनको कैंसिल कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो 1993 से 2014 के बीच में 20 साल में जो कोल माइंस एलोकेट हुई थी तो कैग ने उस रिपोर्ट दी थी कि उससे ये आएगी कि गवर्नमेंट को कुछ 1.85 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस कोल माइंस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है एक एक्ट लेके आई, कोल माइंस स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 2015 में। इसमें क्या है कि वो कोल माइंस को एलोकेट करते थे ऑक्शन के थ्रू, नीलामी के थ्रू वो करते थे। फिर
कोल माइन स्पेशल प्रोविज़न एक्ट से पहले क्या होता था, कोल माइंस को कभी भी ऐसे मतलब बिडिंग के थ्रू नहीं दिया जाता था। कंपनीज़ को पहले अप्लाई करना होता था कोल ब्लैक के लिए, फिर देखा जाता था कि इन्वेस्टिगेशन किया जाता था उन पे, इंटर मिनिस्टर कमेटी के दौरान पे इन्वेस्टिगेशन देखा जाता था और फिर उनको फिर वो राइट दिए जाते थे कि हाँ अब आप यहाँ पे माइन कर सकते हो। ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लेके आई है। ये अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने आई थिंक ये मार्च या फिर अप्रैल के मैगजीन में ये गिवन है, जिसमें अमेंड किया इन्होंने माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को और कोल माइन स्पेशल प्रोविज़न एक्ट को क्या किया है, मर्ज किया है। और इसमें क्या है, जो करंट ऑक्शन प्रोसेस को लॉन्च किया है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने जो 41 कोल ब्लॉक्स को लॉन्च किया है ना, वो इसी एक्ट के अंडर किया है, जो मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में लेके आए हैं। अब ये कमर्शियल कोल माइनिंग का इंडिया को क्या बेनिफिट मिल सकता है, जो हम क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ना, कुछ तो बेनिफिट सोच के किया होगा। इकोनॉमिक गेंस, देखो अगर हम 41 कोल ब्लॉक्स की ऑक्शन को करते हैं तो इससे पहली बात तो नियरली 3 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। हम एक कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, मतलब 33,000 करोड़ की हम कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और कोल माइनिंग में एफडीआई को अलाउ करके हम इजीली न्यू टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट्स पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगी, तो जिससे जो हमारी डोमेस्टिक कोल रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरी कर सकते हैं। और जो हम इंपोर्ट करने में जो अपने फॉरेक्स रिजर्व यूज़ करते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, अपने सेव कर सकते हैं। जो 41 माइंस हमने प्रपोज करी है नीलामी के लिए, उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो 225 मिलियन टन तक इंक्रीज़ हो सकते हो। और ये कर सकते हैं 15% जो इंडिया का टोटल करंट प्रोडक्शन है जो 2025-26 तक। इससे क्या होगा, कस्टमर को रिड्यूस कॉस्ट होएगा, क्योंकि यार जब हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी तो कोयले की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होएगी, तो जिससे क्या है, जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होएगी, तो जिस वजह से क्या है कि कस्टमर को भी क्या है कि कम कॉस्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि अभी भी आपको पता है जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 70% हम कोयले से निकालते हैं। गवर्नमेंट का ऑफकोर्स रेवेन्यू बढ़ेगा, 20,000 करोड़ एनुअली क्या आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ द कोल बियरिंग रीजन, अभी क्या है जो रेवेन्यू जनरेट होता है कोल प्रोडक्शन के थ्रू, इससे क्या आएगा, जो अलग से जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड है जो कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंटल एक्ट के द्वारा फाउंड आउट किया था 2015 में, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स है लोकल या ट्राइबल पॉपुलेशन के, उसके वेलफेयर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो चैलेंजेस साथ में आती हैं। देखो अभी क्या है, ये देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये वहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जहाँ पे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, रैदर देन कन्वेंशनल सोर्स लाइक कोल। तो इसमें क्या है, आप प्राइवेट प्लेयर को इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, प्राइवेट प्लेयर को अट्रैक्ट करने में थोड़ा मुश्किल रहेगा। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, उसके अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है जो कोयल बेस्ड अभी जो थर्मल पावर प्लांट है वो 2022 से 48% गिर जाएंगे और नॉन थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो इंक्रीज़ होगी, जिस वजह से इन्वेस्टर्स कहेंगे डिस्करेज जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बिकेगी ही नहीं आगे हमारी, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें। कोल इंडिया लिमिटेड ने एस्टीमेट किया था कि सिर्फ 21 बिलियन टन ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टेक्निकली या इकोनॉमिकली। पर अगर आपने इससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको माइन मतलब कि 300 मीटर डेप्थ में जाके करनी पड़ेगी। पर अगर आपने इतनी नीचे जाके डेप्थ में माइनिंग करनी है तो कंपनीज़ को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा उनके पास मैकेनाइजेशन होना चाहिए, तो जिससे क्या होएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होएंगी। कुछ स्टेट्स कंसर्न शो कर रही हैं कि ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगेंस्ट है, क्योंकि इससे क्या होएगा, जो स्टेट और विलेजेस के जो रेवेन्यू है वो लॉस होने जाएंगे। कुछ सोशल इकोनॉमिक कंसर्न्स भी है, जैसे एक्विजिशन करना, रिहेबिलिटेशन या फिर पीपल जो इससे कोल माइनिंग की वजह से इफेक्ट होंगे या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा उस पर जो इफेक्ट होएगा, तो ये कुछ इसके कंसर्न है। वे फॉरवर्ड अभी हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने ये बोला कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी हमें सेटअप करनी चाहिए जो कि कोयल सेक्टर को मॉनिटर करे, देखे कि कोयल ब्लॉक्स को और सारी इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर सके, कैरी आउट कर सके। इन्होंने बोला है कि कोल रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2013 में इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, लेकिन इसको लैप्स कर दिया गया था। ठीक है, हमें क्या करना है, एक बैलेंस बना के चलना है शॉर्ट टर्म कॉस्ट सेविंग और लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के में, और हमें ये प्रमोट करना है सस्टेनेबल कोल कंजप्शन हो और वेस्ट जितना ज़्यादा हो रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो ये क्या कुछ वे फॉरवर्ड है। ठीक है, तो बाकी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कुछ और रिसेंट स्टेप्स कोयल सेक्टर में क्या लिए था।
देखो अभी क्या कोयल को लिंकेज किया गया था, मतलब कि जिससे क्या जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोयल है हम उसको कम कर सके। जैसे एक तो जो कोयल प्रोड्यूस कर रहा है और उसके बाद जो पावर प्रोड्यूस करेगा, उन दोनों के बीच में क्या ट्रांसपोर्टेशन कम से कम हो, इसमें ये कोयल लिंकेज पॉलिसी लेके आए थे, ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो पावर प्रोड्यूसर है उनको लिंक करते हैं कोयल प्रोड्यूसर के साथ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया था, जिसमें जो कोयल को वॉश करना है उसको मैंडेटरी जो कोयल वॉशिंग थी उसको ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। और डायरेक्ट ये बोल दिया था कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करनी चाहिए जिससे आप एज कॉन्टैक्ट को बस अपने हैंडल कर लो। फिर एक कुछ अमेंड करी थी गाइडलाइंस को, जो प्रिपरेशन प्रोसेसिंग और अप्रूवल ऑफ माइनिंग सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस हम लेके आए थे, जिससे क्या कि सिंपल हमें विंडोज मतलब जल्दी से क्लियरेंस मिल जाए किसी भी प्रोजेक्ट में। फिर अमेंडमेंट लेके आए थे मिनरल कंसेशन रूल 1960 में, जिससे क्या ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे प्लान और ऑपरेशन में। फिर मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था, इसमें कुछ प्रोविजंस थे जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शंस रिमूव करी थी ऑन एंड यूज़ ऑफ कोल, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, दो तरह के लाइसेंस लेने होते थे, माइनिंग लाइसेंस अलग होता था, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस अलग होता था। माइनिंग लाइसेंस में क्या होता था, आप सिर्फ कोयल की माइनिंग कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस में होता था कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस में क्या होता था, आप कोयल की माइनिंग कर सकते हो। माइनिंग लाइसेंस में क्या होता था, और किसी मिनरल्स की माइनिंग कर सकते हो। लेकिन अभी क्या किया 2020 जब ये एक्ट आया तो कंपोजिट लाइसेंस कर दिया कि एक लाइसेंस लेके आप दोनों काम कर सकते हो। इससे क्या करा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्रमोट किया। अभी अनाउंसमेंट किया आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर, इसमें क्या 50,000 करोड़ पे खर्चेंगे ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकें कोयल एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो भी रेवेन्यू शेयर हो रहे हैं उन पे रिबेट कर सकें, ठीक है, टू गवर्नमेंट फॉर अर्ली प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एक्सेस ऑफ शेड्यूल टारगेट फॉर कोयल यूजिंग एक्सेस। तो ये ठीक है गाइज, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करना और लाइक करना, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं हम, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।